माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय है गणित और कक्षा है 10। यहाँ पर गणित का ये मॉडल पेपर है। टोटल 80 नंबर का पूर्णांक है जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर। तो ये इस मॉडल पेपर को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आप पढ़ लेना और हम यहाँ से मॉडल पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, परिमेय संख्या 129 बट्टे 2 की घात 5 5 की घात 7 गुणा 5 की घात 7 का दशमलव प्रसार। तो यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, हमेशा बट्टा में जो भी संख्या आपको दी गई है वो अगर 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों साथ में है और बीच में गुणा हो, इनकी घात चाहे कितनी भी हो, 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो 11 हो, इनकी घात कितनी भी हो, यानी संख्या केवल 2 और 5 होती है। इन दो ही संख्याएं, इनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं आए तो यह दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होता है, शांत दशमलव होता है। अगर इसके साथ 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती हो जाएगा फिर। तो यहाँ पर है 2 की घात 5 5 की घात 7 5 की घात 7, 2 5 5 है तो ये दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से द्विघात बहुपद नहीं है। तो द्विघात बहुपद वो होती है जिसमें जो चर दिया गया है उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी है, ये भी है, तो द्विघात बहुपद ये नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। अगला है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म के हल x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए समीकरण है x प्लस वाई बराबर 4, दूसरी है x माइनस वाई बराबर, तो दोनों को ऊपर नीचे लिख देंगे ऐसे और दोनों समीकरणों को हम जोड़ कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका भी निशान प्लस का है वाई का, इसका क्या है माइनस का, जोड़ेंगे तो दोनों क्या हो गए, कट गए। x में x जोड़ेंगे 2x और 4 और 2 कितने हो गए 6, तो x का मान आ जाएगा 6/2 यानी 3। x का मान 3 हम यहाँ रख देते हैं, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, 3 इधर आ जाएगा माइनस का तो -3, तो y बराबर क्या आ गया 4 - 3 1 आएगा। तो x का मान 3 y का मान 1, x का मान 3 y का मान 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं और द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तीनों ही विधियां तो आ जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है, समांतर श्रेणी 4 10 16 22 का प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद तो इसका क्या हो गया 4, और सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम, दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे, तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे, चौथे पद से तीसरा पद घटाएंगे, सब में सार्वंतर क्या रहेगा बराबर। तो यहाँ 10 में से हम 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। तो प्रथम पद हो गया 4 और सार्वंतर हो गया 6, तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 3.5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त का व्यास, वर्त है ऐसे, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेमी ऐसे। तो त्रिज्या 3.5 है तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या को हम डबल करते हैं, इधर भी बढ़ाते हैं इसको, तो ये क्या हो गया व्यास। तो ये 3.5 ये 3.5 यानी त्रिज्या का डबल व्यास होता है, तो 3.5 का डबल क्या हो जाएगा 7 सेमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बिंदु -3 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखिए इस तरीके से हम चतुर्थांश बनाते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमें पूछा है x का मान तो -3, तो x का मान -3 इस साइड में होता है, जैसे मान लो यहाँ पर -1 है, यहाँ -2, यहाँ पर -3 है। y का मान 5, तो y का मान 5 यहाँ पर होता है इस लाइन पर, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, इस वाले में, द्वितीय चतुर्थांश में। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, tan 45 प्लस cot 45 का मान कितना होगा। तो tan 45 का मान होता है 1 और cot 45 का मान भी कितना होता है 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अगला है, cos 90 - 48। तो देखिए cos थीटा का सूत्र होता है cos 90 - थीटा होता है, इसको हम लिखते हैं sin थीटा, और sin 90 - थीटा होता है, इसको हम लिखते हैं cos थीटा। तो ये cos 90 - इसको थीटा मान लेते हैं, एंगल है, कोण है, तो 90 - 48 कितना हो गया sin 48। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। तो माध्य ज्ञात करने का ये नहीं है, सिग्मा x/n, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया निम्न का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। एफ का मतलब क्या होता है? बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8 है। तो बहुलक कौन सा होगा यहाँ पर? जो सबसे ज्यादा बार आया यानी 7 है, वो 8 बार आया, तो बहुलक हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता जो होती है उसका मान हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। परसेंटेज में देखें तो प्रायिकता परसेंटेज में हो सकती है, यानी परसेंटेज में हम 99 जीरो से और 100% तक हम प्रायिकता लिख सकते हैं, ये परसेंटेज में है। तो वैसे संख्या में देखें तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा। तो 2/3 ये प्रायिकता हो सकती है, क्योंकि इसका मान 1 से कम होता है, प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। परसेंटेज में प्रायिकता को हम कितना भी दिखा सकते हैं, और 0.7 ये भी 1 से छोटा है। तो ये मान और ये प्रायिकता हो सकती है, ये प्रायिकता नहीं होगी। इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आपको, यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हो तो समीकरण निकाय का हल होता है। तो यहाँ पर देखिए दो समीकरण आपके पास होती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों के हिसाब से हम इसके निकाय का हल बता सकते हैं कि इन समीकरणों का हल कैसा आएगा। अगर मान लो ये कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो इस कंडीशन में दोनों लाइनें क्या होती हैं? क्योंकि इनसे लाइनें बनेंगी, ग्राफ में सीधी लाइन आएगी, तो इस कंडीशन में दोनों लाइनें समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर, और इनका कोई भी हल नहीं होता। दूसरी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, यानी a1 और a2 b1 b2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होती है? लाइनें प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, और इनका एक ही हल होता है, एक हल, या इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है। तो इस कंडीशन में लाइनें कैसी होती हैं? समपाती होती हैं, यानी एक लाइन ऐसे आएगी तो दूसरी लाइन इसके ऊपर ही आएगी, दोनों हर जगह एक दूसरे को काटती हैं। तो इसके हल कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत इस खालिस्तान में। अगला है समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का 7वां पद। तो किसी भी समांतर श्रेणी का पद याद करने का सूत्र होता है ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें 7वां पद निकालना है, तो a 7 लिख देंगे यहाँ पर। a क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद कितना है? 10 है, तो 10 प्लस n का मान 7 है, तो 7 माइनस 1। डी क्या होता है? सार्वंतर, यानी दूसरे पद से हमें पहला पद घटाना है। 8 में से 10 घटाना है, तो 8 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2। 10 प्लस 7 माइनस से क्या हो गया? 6। 6 को माइनस 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 12। और 10 में से माइनस 12 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2। तो इसका जो 7वां पद है वो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। अगला है किसी भारी बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए ये वर्त है, ये भारी बिंदु है, तो इस भारी बिंदु से वर्त पर हम कितने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इसका हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये सूत्र होता है √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र, या x2 माइनस x1 भी हम लिख सकते हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कोस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है बंटन 7, 4, 6, 3, 8, 5, 9 की माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए हम जो भी हमें मान दिया गया है उनको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा? 3। 3 के बाद में क्या आएगा? 4। 4 बाद में क्या आ गया? 5। 5 बाद में आ गया 6, बाद में 7, 8, 9। इस तरीके से हम क्रम से लिख देंगे इनको। अभी देखते हैं कितने पद हैं यहाँ पर। 3, 4, 5, 6, 7, 7 पद हैं। तो बीच का जो पद है वो माध्यिका होता है। तो यहाँ पर बीच का पद क्या आ गया? 6। तो यहाँ पर माध्यिका क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी।
तो ये अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। यहाँ पर सारे इक्वेशन क्या है, एक एक नंबर के आपको दिए गए हैं। अब इसके हम यहाँ पर आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, सारे एक एक नंबर के हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं हम। दो संख्याओं का गुणनफल 180 है, महत्तम समापूर्ति 3 है, तो लघुत्तम समापूर्ति हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये सूत्र होता है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को गुणा करेंगे और एलसीएम एचसीएफ को गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो गुणनफल यहाँ पर दोनों का गुणनफल हमें दिया गया है 180 बराबर महत्तम समापूर्ति यानी एचसीएफ दे रखा है 3 और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम गुणा 3, 3 यहाँ पर गुणा में, इधर आएगा भाग में। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 180/3, कितना आएगा 60। अगला है समीकरण x² + 3x + 1 को x-2 से भागफल देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें केवल शेषफल निकालना है, तो हम शेषफल पर में काम में लेंगे। शेषफल पर में क्या होती है, जिस संख्या का भाग दिया जाता है, तो हम x-2 का भाग दे रहे हैं, तो x-2 बराबर क्या रखेंगे 0, माइनस का 2 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 2, तो x बराबर आ गया प्लस का 2। तो x का जो 2 मान है, मान कितना है 2, ये हम इस समीकरण में रख देंगे। तो क्या आएगा x² + 3x + 1 है, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 + 3 × 2 + 1, तो 4 + 6 + 1, कितना आ गया 11। तो शेषफल कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगला है बहुपद x² + 6x + 7 के शून्यांकों का योग और गुणनफल लिखिए। तो देखिए समीकरण है x² - 6x + 7, ये समीकरण है। तो यहाँ पर मूलों का जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a। जब समीकरण क्या होती है हमारी ax² + bx + c होती है, तब मूलों का योग होता है -b/a। b का मान क्या होता है जो x के गुणांक में है। तो देखिए माइनस, फिर हम b का मान देखेंगे तो b का मान कितना -6, तो -6 बट्टा a का मान कितना है x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। तो माइनस से कितना हो गया प्लस का 6, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया प्लस का 6। ऐसे हम गुणनफल निकालेंगे, तो अल्फा गुणा बीटा क्या होता है c/a। c क्या है 7 है, तो 7 और a क्या है 1, तो 7/1 कितना हो गया 7 हो गया। अगला है दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। जैसा मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन ऐसा पहले भी आया है कि दो समीकरण होती हैं ऐसे a1x + b1y और प्लस c1 बराबर 0, दूसरी है a2x + b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो इस कंडीशन में हल अद्वितीय होना है, अद्वितीय मतलब एक ही हल होना। एक ही हल होने की कंडीशन क्या होती है, वो ये होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये एक शर्त होती है। कैसी होती है, क्योंकि इस शर्त के अनुसार दोनों लाइनें क्या होती है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और प्रतिच्छेद करेंगी तो एक ही जगह प्रतिच्छेद करेंगी, उसका हल क्या हो जाएगा अद्वितीय हल हो जाएगा। इसके हम देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो अभी बताया आपको अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और माइनस b का मान कितना है यहाँ पर 3, तो 3 बट्टा a क्या है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 2, तो -3/2 आ जाएगा। अगला द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बट्टा 2a। अगला है किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। तो देखिए ये वृत्त है, ये इसकी त्रिज्या है, और त्रिज्या और यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसे, इधर मान लो त्रिज्या है और यहाँ पर भी हम एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं बाह्य बिंदु से। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा इन दोनों के बीच में हमेशा कोण कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। अगला है निर्देशांक 4 और 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। तो अक्ष का जो मान होता है उसको भुज बोलते हैं, y का मान है उसको कोटि बोलते हैं। तो अक्ष का मान कितना है 4, तो भुज आ जाएगा 4, और कोटि आ जाएगी y का मान 3 है तो कोटि आ जाएगी 3। अगला है मान याद कीजिए cos 30 - sin 60।
तो हम सारणी में देखें तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, और sin 60 का मान भी कितना होता है, √3/2। √3/2 में से √3/2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0। अगला है यदि sin 3x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए sin 3x बराबर 1 है, तो इसको हम 1 मिनट, sin 3x बराबर 1 है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, sin 3x बराबर, sin में 1 किसका मान होता है, sin 90 का। तो यहाँ पर sin 3x बराबर sin 90 है, इसका मतलब क्या हो गया, 3x बराबर कितना हो जाएगा, 90, 3 यहाँ पर गुणा में, इस साइड में आएगा भाग में, तो x बराबर 90/3, यानी कितना आ गया, 30। x का मान कितना आएगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया बंटन 10, 12, 8, 7 और 13 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या होता है, जितनी संख्याएं आपको दी गई उनको जोड़ दो और जितनी संख्याएं उसका भाग दे दो। तो यहाँ पर हम सभी को जोड़ेंगे, 10 + 12 + 8 + 7 + 13 बटे टोटल संख्या कितनी, 5 है। तो 13 7 20, 8 28, 12 40 और 10 50, तो 50/5 कितना आ जाएगा, 10। अगला है यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त और पट आने की संभावना क्या होगी, यानी प्रायिकता हमें यहाँ पर निकालनी है। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो टोटल संभावनाएं कितनी होगी, कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर 2 हो जाएंगी, क्योंकि चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। अब ये पूछा है चित्त और पट आने की संभावना, तो चित्त एक ही है तो चित्त आने की संभावना 1/2 होगी और पट आने की संभावना भी कितनी होगी, 1/2। तो ये अपने फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आता है भाग ब,